नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइव 2.0। मैं अंकित कुंवर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस फेसबुक लाइव में। आज हमारे बीच फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े हैं रक्षा विशेषज्ञ श्री मेजर जनरल रिटायर्ड प्रमोद सहगल जी। और आज हम एक बहुत ही कह सकते हैं गंभीर मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि आप सभी देख पा रहे होंगे कार्यक्रम के पोस्टर के हिसाब से कि रक्षा क्षेत्र में भारत कितना आत्मनिर्भर है, इस विषय को लेकर आज बातचीत होगी। और हमारे बीच रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल रिटायर्ड प्रमोद सहगल जी भी मौजूद हैं इस विषय पर बातचीत करने के लिए। सर, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने इस कार्यक्रम में। जी सर। सो मेरा ये सवाल है सर कि थैंक यू। जैसे केंद्र सरकार ने हाल ही में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर का नारा बुलंद किया है और इसके लिए तकरीबन 101 वस्तुओं पर आयात पर प्रतिबंध लगाए गए हैं। तो इसको लेकर हम ये कह सकते हैं रक्षा क्षेत्र में भारत के लिए आत्मनिर्भर होना अभी भी कितना मुश्किल है। इस पर क्या कहना है सर आपका? ये सवाल आप मेरे से पूछ रहे हैं? हाँ जी सर। देखो, कि भारत। जी। हिंदुस्तान की भी तकरीबन 60 से 70% इक्विपमेंट जो अपना डिफेंस का इंपोर्ट कर रहा है, बड़े वेपन जो है वो इंपोर्ट कर रहा है, उनके टॉप क्लास मिसाइल जो है वो इंपोर्ट कर रहा है, एमिशन जो है वो इंपोर्ट कर रहा है, स्पेयर जो इंपोर्ट। इस सिस्टम को जो उन्होंने लागू किया है 101 डिफेंस, उसके बाद में 108 के ऊपर और बैन लगाया जा रहा है और कोशिश की जा रही है 2025 तक हिंदुस्तान को एक डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाए। $25 बिलियन का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग देश के अंदर हो और 2025 तक $5 बिलियन का एक्सपोर्ट भी हो। इसको वास्तव में एस्टेब्लिश करने में 5 से 10 साल लगते हैं, लेकिन टाइम फ्रेम तकरीबन 4 ही साल का है। बड़ी ज़बरदस्त कोशिश की जा रही है। अभी रिसेंटली हमारी डोमेस्टिक प्राइवेट इंडस्ट्री को बड़े पैमाने पर उछाल दिया है। नहीं तो हिंदुस्तान के अंदर 4 बड़ी कंपनियां थी, HAL, BDL और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और DRDO जो है। यही 4 जो कंपनियां थी, जिसमें DRDO के नीचे आता है डिफेंस फैक्ट्री बोर्ड, जो जो हिंदुस्तान का तमाम मैन्युफैक्चरिंग डिफेंस करती थी। और इसमें क्या खामियां थी वो सारे सब वाकिफ है, सब जानते हैं। अभी प्राइवेट सेक्टर को बड़े पैमाने पर लाया गया पिछले 2-3 सालों में। अभी ऐसे SME से इसको मीडियम स्केल इंडस्ट्री को, स्टार्टअप्स को लाया जा रहा है और नई पॉलिसी भी बनाई गई है, डिफेंस प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, जिसके तहत ये निश्चित किया जाएगा कि हिंदुस्तान के अंदर बड़े पैमाने पर मैन्युफैक्चरिंग हो और हम बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब बने और देश की जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो हम खुद पूरा सकें। हिंदुस्तान वास्तव में चाहता है कि एक बढ़ता हुआ उभरती हुई शक्ति के रूप में अपने आप को स्थापित करें। हमारा आसपास का जो एनवायरनमेंट है बहुत ही मुश्किल है। नॉर्थ में चाइना है, वेस्ट पाकिस्तान है और फिर इंडियन ओशन रीजन में हर प्रकार से चाइना ने हमको घेरा हुआ है। हमने इसका मुकाबला भी करना है और साथ ही साथ हमारी कोशिश है कि इंडिया की इकोनॉमी जो है 5 ट्रिलियन पर बने। ये तभी संभव होगा जब हम अपने देश को और अपने सेनाओं को इतना शक्तिशाली बना सके कि देश हर प्रकार से सुरक्षित हो। जब जब कोई भी किसी की झड़प होती है, जैसे गलवान झड़प हुई है, कुछ मिसाइलों एमुनिशन देश स्तर में अपने आप को मजबूत नहीं पा सकता। इन तमाम खामियों को दूर करने के लिए अभी फैसला किया गया कि बड़े पैमाने पर हिंदुस्तान के अंदर ही ये चीज़ें बनेगी और जो भी हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप होगी नए इक्विपमेंट हासिल करने के लिए, उसमें इक्विपमेंट के साथ साथ उसके स्पेयर पार्ट्स, उसके ओवरऑल, उसके अपग्रेडेशन, उसके एमुनिशन वगैरह तमाम हिंदुस्तान में ही बनाए जाएंगे थ्रू टेक्नोलॉजी। आप सुन पा रहे हैं? हेलो जी सर। हेलो। लेकिन सर यहाँ पे एक ये भी देखने को मिल रहा है कि जैसे आपने बताया कि सारी चीज़ों पर भारत सरकार एक्शन ले रही है, ये बात ठीक है। लेकिन जैसे कि हम देखें राजनाथ सिंह जो हमारे रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि 52,000 करोड़ रुपए का हम बजट देंगे इस बार, जो कि अलोकेट हो चुका है इस बार का बजट। लेकिन अगले वित्त वर्ष में जो आयात का बजट है उसका अलग से बंटवारा होगा, जो अब तक नहीं हुआ होता आया है। तो मेरा ये मानना है सर, कहीं ना कहीं रक्षा उत्पादों को लेकर भी क्या भारत सरकार जो बजट बनाती है
सेना के लिए जितने बजट का ऐलान करती है, क्या उस बजट के अकॉर्डिंग उनको वो सारी चीजें उपलब्ध हो पा रही हैं, या वो भी एक बड़ी चुनौती है अभी भी? बहुत बड़ी चुनौती है। हिंदुस्तान जो है केवल 1.7% जीडीपी के लिए खर्च करता है। ये हाई रिक्वायरमेंट्स करते हुए बहुत ही कम है। हिंदुस्तान की एयरफोर्स में, नेवी के अंदर, आर्मी के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर खामियां हैं और बजट एलोकेशन जो है वो काफ़ी से ज़्यादा कम है। 52,000 जो 500 करोड़ का बजट है, उसके अंदर वो तमाम चीज़ें जो आपको चाहिए वो हासिल नहीं हो सकती, ना ही वो देश के अंदर बन सकती हैं। ऐसे में आपको बजट एलोकेशन बढ़ाना पड़ेगा अगर आपको वास्तव में देश को मजबूत बनाना है। आप देखो तो चाइना का जो डिफेंस बजट है हमसे तकरीबन 4 से 5 गुना ज़्यादा है और पिछले 25-30 साल से है। उनमें और हमारी में बड़ी ज़बरदस्त हिस्ट्री हो गई है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिवली। हमने जल्दी से जल्दी इस गैप को क्लोज करना है और इस गैप को हम तभी क्लोज कर पाएंगे जब हमारा डिफेंस बजट जो है उसमें काफ़ी से उछाला है। कम से कम हमको कम से कम अप्रोक्सीमेटली 2.7 to 3% ऑफ जीडीपी, जबकि हमको मिल रहा है 1.7% ऑफ जीडीपी। अगर आप देखो तो 1950 के बाद में इस सरकार का और पिछली सरकारों का जो डिफेंस बजट है बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर रहा है और इतने कमज़ोर डिफेंस बजट से वास्तव में आप वो तमाम चीज़ नहीं कर पाओगे जिसकी आप अपेक्षा करते हैं। जी सर। जैसे कि आपने सर शुरुआत में ही जिक्र किया था कि डीआरडीओ जैसी कंपनियां और जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जैसी कंपनियां हैं, रक्षा उत्पाद को लेकर इनका दबदबा बना हुआ है। लेकिन यहाँ पे सवाल ये भी है सर कि जैसे 2001 में जब सरकारी कंपनियों को भारत सरकार ने मंजूरी दी, जिसमें डीआरडीओ और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री शामिल थी, उसके बाद से सरकार ने निजी कंपनियों को भी डिफेंस के जो भी इक्विपमेंट्स हैं उनको बनाने के लिए मंजूरी दी थी। लेकिन आज भी निजी कंपनियों की जो हिस्सेदारी है वो सिर्फ 8 से 10% ही है, उससे ज़्यादा बढ़ नहीं पाई है। तो वो इस अगर हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है वो कहीं ना कहीं डिफेंस को लेकर इम्प्रूव करना चाहता है, डिफेंस इक्विपमेंट को लेकर, लेकिन जो उनकी हिस्सेदारी है वो बहुत कम है, तो इस पर क्या मतलब क्या एक्शन लेना चाहिए सर? बड़े पैमाने पर जो डिफेंस एलोकेशन थी वो प्राइवेट सेक्टर को दी नहीं गई। गवर्नमेंट की जितनी भी एलोकेशन थी, जितने भी ऑर्डर्स थे, ऑर्डर्स प्लेस ही नहीं थे प्राइवेट सेक्टर के पास। ऑर्डर फिर भी डीआरडीओ के पास ही जा रहे थे। डीआरडीओ जो है उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। डीआरडीओ काफ़ी से ज़्यादा गवर्नमेंट को प्रभावित कर सकता था। डीआरडीओ के साइंटिफिक एडवाइजर्स गवर्नमेंट को प्रभावित करते थे और वास्तव में कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट सेक्टर को दिए ही नहीं गए। जहाँ तक एसएमई का ताल्लुक है या एमएसएमई का ताल्लुक है या स्टार्टअप को, वो तो इन्वॉल्व ही नहीं थे। लेकिन पिछले 2-3-4 सालों में बहुत बड़े पैमाने पे बदलाव आना शुरू हुआ है। सबसे पहले बदलाव आया व्हीकल्स के कैटेगरी में, जिसमें टाटास वगैरह बहुत बड़े पैमाने पर जुड़े, एलएनटी बहुत बड़े पैमाने पर जुड़े। उसके बाद आप देखो महिंद्रा एंड महिंद्रा ने जो M777 अमेरिका से लिए हैं वो टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के माध्यम से हिंदुस्तान में असेंबल हुई। उसी माफिक जो वज्रा गन है साउथ कोरिया से, वो भी हिंदुस्तान के प्राइवेट सेक्टर के माध्यम से हुई। एलएनटी वगैरह, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटास वगैरह भी बड़े पैमाने पर आना शुरू हो गए हैं और वास्तव में अभी भी जो प्राइवेट सेक्टर की कंट्रीब्यूशन है, आपने सही कहा, वो काफ़ी ज़्यादा कम है क्योंकि उनको वो कॉन्ट्रैक्ट्स दिए नहीं गए। प्राइवेट सेक्टर ने बहुत बड़े पैमाने पर अपने आप को तैयार किया, हज़ारों करोड़ रुपए खर्च करके शिप बिल्डिंग के लिए। लेकिन आप देखो जितने भी आपके, चाहे वो स्कॉर्पियन थी, चाहे 75 प्रोजेक्ट 75 था या 75i या 75 अल्फा, आपने प्राइवेट सेक्टर को कुछ टास्क किया ही नहीं। और अगर आप टास्क ही नहीं करोगे प्राइवेट सेक्टर को, तो प्राइवेट सेक्टर कैसे अपने आप को साबित कर सकेगा? इसमें बड़े पैमाने पर अभी बदलाव हुआ जा रहा है और आहिस्ते आहिस्ते आप देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर का रोल जो है बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ेगा। डीआरडीओ भी समझ गया, एचएएल भी समझ गया है और बीडीएल और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स सारे समझ गए कि प्राइवेट सेक्टर के इन्वॉल्वमेंट के बाद ही वास्तव में हिंदुस्तान को वो शक्ति और मजबूती मिलेगी जिसकी उसको आशा है या अपेक्षा है। जी सर। लेकिन जैसे एक मेरा ये भी सवाल है सर कि लाइट कॉम्बैट जो एयरक्राफ्ट होता है उसका इंजन और कई जो उसके पुर्जे हैं वो भारत विदेश से आयात करता है, विदेशी देशों से हमें वो मिलते हैं, और या फिर यहाँ बनता है, कह सकते हैं बनता है तो फिर वो कम मात्रा में बनता है। लेकिन क्या रक्षा उपकरणों में आत्मनिर्भर के नए नारे का मतलब ये होगा कि जो इंजन होगा भारत में बनेगा, अब उसको आयात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी दूसरी जगह से? क्या हम ऐसा कह सकते हैं? लेकिन इसकी जो स्पष्टता है सर वो भारत सरकार ने अपने ऑर्डर में नहीं दी है, इसकी स्पष्टता को लेकर। आप बिल्कुल सही कहें,
जो तेजस हवाई जहाज है इसके अंदर जो इंजन है G404 ये अमेरिका का है, और अमेरिका का ये इंजन है एक्चुअली अंडर पावर्ड है। जो तेजस मार्क 2 बनेगा उसमें G414 हुआ, क्योंकि पिछले 25-30 साल से DRDO और HAL की बड़ी कोशिश की कावेरी इंजन को बनाने के लिए, लेकिन अभी तक भी हमको उसमें सफलता नहीं मिली। लेकिन इस सफलता का मेन रीजन यही है कि प्राइवेट सेक्टर को आपने इन्वॉल्व नहीं किया। हमारा प्राइवेट सेक्टर जो है, आपको याद होगा जो न्यूक्लियर सबमरीन है जो बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी से, उस माफी की टेक्नोलॉजीज आपके DRDO वगैरह के पास भी नहीं है। जब हमने न्यूक्लियर सबमरीन बनाई अरिहंत, तो लार्सन एंड टूब्रो ने, और उन्होंने कहा कि जो भी DRDO आप इसकी कीमत कोट करेगा हम उसको 500 करोड़ रुपए कम खर्च करेंगे और उससे 5 साल में जल्दी देंगे। उनसे वास्तव में देख दर्शाया। अभी आहिस्ते आहिस्ते हिंदुस्तान की सरकार को सब नजर आ रहा है कि प्राइवेट सेक्टर में बड़ा दम है, बड़ी हिम्मत है, और प्राइवेट सेक्टर को साथ में मिलाया जाए तो वो तमाम इंजन जो हम नहीं बना पा रहे वो हम देश में बना पाएंगे। और वास्तव में जब तक हम वो तमाम इंजन वगैरह देश के अंदर नहीं बना पाएंगे, आइदर आवरसेल्व्स और थ्रू एब्सोल्यूट एंड टोटल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, जो DAP 2020 के बाद पॉसिबल है, क्योंकि हमने जो FDI इन डिफेंस है उसको 49% था, देयर वाज नो टेकर्स, एक भी ऑफर नहीं आया। अभी हमने FDI में 49% और साथ ही साथ कहा है कि जो भी भारी वाला देश आएगा तो टेक्नोलॉजी 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, जिसमें आपके स्पेयर पार्ट्स भी हिंदुस्तान में बनेंगे, ओवरऑल भी हिंदुस्तान में होगा, अपग्रेडेशन भी हिंदुस्तान में होगा, और उसके जितनी इन्वॉल्वमेंट है वो सारी की सारी OEM के माध्यम से हिंदुस्तान को दी जाएगी। वास्तव में जब ये सारी चीजें आएंगी तो हिंदुस्तान R&D में और खर्चा करना शुरू करेगा, जो प्राइवेट सेक्टर के पास काबिलियत है एज अगेंस्ट द DRDO गवर्नमेंट, तो आप देखेंगे कि वास्तव में देश में वो मजबूती आएगी जो अभी तक नहीं आई। जी सर। लेकिन जैसे कि आपने जिक्र किया कि हमारे देश में बनना चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक मुश्किल ये भी आती है कि सैन्य जो उपकरण बनाए जाते हैं वो लाइसेंस के आधार पर बनते हैं। विदेशी कंपनियों के पास इसका लाइसेंस होता है, और कुछ ऐसी विदेशी कंपनियां हैं जो भारत के साथ करार कर लेती हैं, फिर भारत भी वो उत्पाद बनाने के लिए मतलब रेडी हो जाता है। लेकिन इसमें जो रक्षा मंत्रालय का नया फरमान आया, इसमें ऐसा कोई जिक्र नहीं है कि क्या भारतीय कंपनियों को भी लाइसेंस दिया जाएगा। जैसे कि मैंने बात की आपको प्राइवेट कंपनियों को लेकर, कुछ ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जो इसमें शामिल होना चाहती हैं, क्या उन्हें लाइसेंस मिलेगा? ये भी एक बड़ा सवाल है सर। 100% उनको लाइसेंस मिलेगा जब तक मोदी प्रधानमंत्री है। बहुत बड़े पैमाने पर उनकी कोशिश है कि हिंदुस्तान को अफ्तार से सक्षम किया जाए कि अपनी जो डिफेंस रिक्वायरमेंट्स है देश को सुरक्षित करने के लिए वो हिंदुस्तान खुद पूरी करे। और हम हर प्रकार का जो इक्विपमेंट है वो मोस्ट एडवांस इक्विपमेंट है दुनिया में, ताकि अगले 30 से 40 ईयर्स तक वो रेलिवेंट रहे और हम अपने दुश्मनों के ऊपर हावी हो सके। अभी हाल ही में आपने देखा होगा पिछले 48 से 72 घंटे में हमने फ्यूचरिस्टिक टैंक्स के लिए 1700 टैंक्स के लिए RFI भेजा है, रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, और आज 1750 फ्यूचर इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल के लिए भी RFI जारी किया है। ये हम बाहरी देशों की मदद से हिंदुस्तान के अंदर टेक्नोलॉजी के ट्रांसफर के माध्यम से 100% हिंदुस्तान में बनाना चाहते हैं, और इसको बनाने के लिए जो बाहरी कंपनीज हैं वो जॉइंट वेंचर करेंगे इंडियन कंपनी के साथ में। उनको या तो वो कर सकते हैं गवर्नमेंट कंपनीज के साथ में, जैसे DRDO के साथ या ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड में, या प्राइवेट सेक्टर। मोस्ट ऑफ देम विल प्रेफर प्राइवेट सेक्टर। पहले वो कहते थे कि आपका जो प्राइवेट सेक्टर है उसमें क्षमता ही नहीं है, उसमें काबिलियत ही नहीं है उस माफी की टेक्नोलॉजी को अब्जॉर्व करने के लिए। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते दिख गया कि अदानी है, रिलायंस वाले हैं, टाटा जो हैं, लार्सन एंड टूब्रो हैं, और जो इंडियन स्टार्टअप्स हैं और SMEs हैं, उन्हें क्षमता है, काबिलियत है वास्तव में वो तमाम चीज़ें प्रोड्यूस करने के लिए जिसके लिए उनको टेक्नोलॉजी पहले नहीं दी जा रही थी। अभी भी जो प्राइवेट सेक्टर की कॉन्ट्रीब्यूशन है वीजा भी और फैक्ट्री बोर्ड काफ़ी से ज़्यादा, आहिस्ते आहिस्ते इसमें बढ़ोतरी होगी। इसमें मुझे किसी प्रकार का कोई शक नहीं। अगर आप देखो जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है, ये 40 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज थी, ये देश की जरूरत को पूरा नहीं कर पा रही थी, इनकी क्वालिटी काफ़ी कमज़ोर थी, बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट्स हो रहे थे, टैंक बैरल्स बस्ट हो रही थी, एयर डिफेंस गन्स की बैरल्स बस्ट हो रही थी, बिकॉज ऑफ जी पुअर क्वालिटी।
अभी इन 40 फैक्ट्रीज को कॉर्पोरेटाइज किया जा रहा है, इनकी एफिशिएंसी, इनकी क्षमता, इनकी काबिलियत को बढ़ाने के लिए बड़े सोच समझ के स्टेप जा रहे हैं। पहले जबरदस्त जो लेबर थी उनसे बड़ा विरोध था। 41 फैक्ट्रीज पूरा क्या धमकी दे रहे थे कि हम 80,000 जो वर्कर्स हैं पूरे स्ट्राइक पे चल जाएंगे और पूरे देश की डिफेंस है उसको कैंसिल कर देंगे। लेकिन आहिस्ते आहिस्ते गवर्नमेंट ने उनको बना लिया है और 7 कंपनीज बनेगी। ये साफ तौर पर इशारा है कि गवर्नमेंट जो है बहुत डिटर्मिन्ड है, इस बारी बड़ा डिटर्मिन्ड है। हमारा कोई ऑप्शन नहीं है। वास्तव में हमने देश को मजबूत बनाना है और चाइना का मुकाबला करना है जो हमारा मुख्य दुश्मन है। पाकिस्तान तो ब्रदर एनिमी है, उसकी क्षमता तो है ही नहीं, कुछ उसकी काबिलियत है ही नहीं हिंदुस्तान का मुकाबला करने के लिए। और चाइना से बहुत ज़्यादा आगे है टेक्नोलॉजिकली, साइबर कैपेबिलिटी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और नेटवर्किंग में और बाकी तमाम चीज़ों में, क्वान्टिटेटिवली या क्वालिटेटिवली। अगर हम उसका मुकाबला करना है जिसके लिए ऑप्शन ही नहीं है, तो हमको बड़े पैमाने पर प्राइवेट सेक्टर को आगे लाना है और अपनी कंपनीज को एफिशिएंट करना है, उनको एफिकेशियस करना है। हमारे देश को उसको भरोसा होना चाहिए। हर बार चाहे छोटी मोटी झड़प होती है तो हमारे पास जो है मिसाइलें खत्म हो जाती हैं, हमारे पास बाकी स्पेयर पार्ट्स खत्म हो जाते हैं और उनको तुरंत से पड़ता है, या रशिया के पास में, या फ्रांस के पास में, या इसराइल में, अमेरिका के पास में। कारगिल के युद्ध में भी ये हुआ, गलवान के समय भी ये हुआ कि हमने इमरजेंसी टीम भेजी इक्विपमेंट को लाने के लिए। उसमें जो देश होते हैं, इसराइल को छोड़ के या फ्रांस को छोड़ के, वो कीमत 10 से 50 गुना बढ़ा देते हैं। तो 2 रुपए की चीज थी उसको 2,000 रुपए में बेचते हैं। एंड यू हैव नो ऑप्शन, उस समय कोई ऑप्शन नहीं। दूसरा, आज के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माहौल में वो इक्विपमेंट के अंदर क्या सॉफ्टवेयर डालते हैं, वो आपके इक्विपमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। इसलिए हमारी तमाम कोशिश है कि जितना भी सॉफ्टवेयर है वो इंडियन सॉफ्टवेयर हो, इंडियन द्वारा बनाए गए हों। जितने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है, जितने साइबर वॉरफेयर सिस्टम्स है, जितने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम्स है, इनमें सब इंडिजिनस टेक्नोलॉजी हो और उस टेक्नोलॉजी देश में है, देश में अवेलेबिलिटी है, लेकिन उसको उछाल नहीं दिया गया था। अभी बड़े पैमाने पर ये जो DAP 2020 है, इसके अभी अगले 5 साल में 60 न्यू टेक्नोलॉजीज इनोवेशन के माध्यम से बनाई जाएंगी, जो पहली बारी देश में इतना एम्बिशियस काम करने की कोशिश की जा रही है। और मुझे पक्का यकीन है कि मोदी जी है और ये जो सरकार है, इसमें किसी प्रकार का डील नहीं चाहेगी। DRDO जैसे मैं क्या, उनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था। DRDO समझ रहा है कि अगर उन्होंने दखलंदाजी की प्राइवेट सेक्टर पे आगे बढ़ने के लिए, तो ये सरकार जो है बहुत बड़े पैमाने पर उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकती है। इसलिए DRDO को भी, DRDO को, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को, सबको एकजुट होकर प्राइवेट सेक्टर को चीजें पास ऑफ करनी पड़ेगी जो उन्होंने बड़े सालों के बाद हासिल की है। जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड बन रहा था, DRDO में बन रहा था, HAL में बन रहा था, BDL में, उनमें आप देखो टाइम एंड कॉस्ट ओवररन बड़े जबरदस्त थे। मैंने आपको कहा कि जब L&T ने अरिहंत सबमरीन का ऑर्डर संभाला तो उन्होंने कहा जो भी DRDO आपको क्लेम कर रहा है उससे 5 साल पहले बनाएंगे और 500 करोड़ रुपए कम खर्चे में। तो उन्होंने करके दिखा दिया। कोई टाइम कॉस्ट नहीं है, तो हर एक जो है टाइम से पहले खत्म कर रहे हैं। अभी आप देखो वज्रा का केस जो महिंद्रा ने बनाया, वो कम से कम 8 से 9 महीने पहले दे दिए। सिमिलरली जो 777 गन्स थी जो असेंबल होनी थी इंडिया के अंदर, समय से पहले बना दिए। तो प्राइवेट सेक्टर दिखा रहा है कि वो कितना जबरदस्त एफिशिएंट है वीजा DRDO। प्राइवेट सेक्टर में ये टाइम एंड कॉस्ट ओवररन नहीं होते, ये केवल सरकारी होते हैं, बिकॉज उस माफी की कमिटमेंट, उस माफी की तमन्ना नहीं है। प्राइवेट सेक्टर में इफ यू डोंट डिलीवर यू। जी सर, जैसे कि अभी हाल ही में केंद्र सरकार ने जो ये रक्षा उपकरण को लेकर जितने भी बातें कही और जो बजट एलोकेशन को लेकर भी बात हुई, ये बातें सारी ठीक हैं कि मोदी सरकार कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि मोदी सरकार में जो केंद्रीय मंत्री जो रक्षा मंत्री हैं हमारे राजनाथ सिंह जी, वो रक्षा क्षेत्र को लेकर बहुत ही सख्त हैं और कहीं ना कहीं एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। लेकिन सर यहाँ पे सवाल ये भी है कि क्या रक्षा उपकरणों की बढ़ती उपलब्धता, जैसे हमारे रक्षा उपकरण अगर बढ़ रहे हैं, हम अच्छे रक्षा उपकरण बनाने में कामयाब हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं क्या हम पाकिस्तान और चीन जैसे देशों के सामने अपनी रक्षा को एक कह सकते हैं कि हमारी सेना मजबूत है? क्योंकि ये भी एक सवाल रहा है हमेशा से
कि हमने 1965 का वॉर जीता पाकिस्तान के साथ, उसके बाद हमने कई वॉर जीते। हम पाकिस्तान को हमेशा ये कहते आए हैं कि कहीं ना कहीं उनकी जो रक्षा एफिशिएंसी वो बहुत कम है इंडिया से। लेकिन चीन चीन एक ऐसा देश है जो कहीं ना कहीं भारत को चुनौती दे सकता है, और इसको लेकर हम, जैसे आपने बताया कि रक्षा उपकरण की बढ़ती उपलब्धता भी कहीं ना कहीं हमारे लिए अच्छी बात है। तो मेरा ये सवाल है कि क्या चीन जैसे एक वैश्विक कह सकते हैं शक्ति को हम अपने डिफेंस सेक्टर जो हमारा है वो चुनौती दे सकता है, अगर इन फ्यूचर 2025 तक का रखा गया है इसको लेकर? देखो, हमारा जो कोशिश है बड़ी एम्बिशियस है, सरकार का हर प्रकार से साथ मिला तो मैं यकीनन कह सकता हूं कि हम कर पाएंगे। हम कुछ ऐसे वेपन सिस्टम बना रहे हैं जो दुनिया में केवल 4 ही 5 देश बना रहे हैं। जैसे एंटी सेप्टिक वेपन जो है हिंदुस्तान ने बनाया है, फिर हाइपरसोनिक मिसाइल हमने बनानी शुरू कर दी है, जो ब्रह्मोस है, एक किस्म की क्लासिकल मिसाइल है। उसके अलावा आपने कई प्रकार की चीजें बनानी शुरू की हैं जो वास्तव में सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स, दुनिया में केवल 4-5 देशों में ये क्षमता है जो हिंदुस्तान में है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो हिंदुस्तान में है, एंटी सैटेलाइट वेपन जो है हिंदुस्तान में है। फिर आपने अपनी विजुअल रेंज मिसाइल बनाई है अस्त्रा, जो 1 सेकेंड दुनिया में तकरीबन टोटल 4-5 देशों में है। फिर बहुत सारे हम नए वेपन सिस्टम जो बना रहे हैं जो वास्तव में इसी सरकार का पहल हुई है। जो तेजस है आने वाले समय में एक बहुत अच्छा लड़ाका होगा, और उसके बाद में मीडियम वेट का जो हवाई जहाज बनाना चाहते हैं जो हमारे MiG-27 को, जगुआर को रिप्लेस करेगा, मिराज को, वो बनाना चाहते हैं और उसमें बना पाएंगे, इसमें मुझे कोई शक नहीं है। इसके अलावा आप देखो, हिंदुस्तान ने रिसात सैटेलाइट जो सर्वेलेंस सैटेलाइट हैं अपने देश में बनाए हैं। दे आर एब्सोल्युटली वर्ल्ड क्लास टू गिव यू मिनट टू मिनट, सेकंड टू सेकंड इंफॉर्मेशन ऑफ व्हाट चाइना इज अप टू एंड व्हाट चाइना इज डूइंग। इसके अलावा आपने पिनाका मिसाइल जो है मल्टीपैरल रॉकेट लॉन्चर, जिसको हमने कारगिल में बड़ी तरह इस्तेमाल किया, उनकी रेंज थी 40 किलोमीटर, अभी आपने 65 किलोमीटर कर दी है। उसका अगले वर्जन में आप उसकी रेंज 100 किलोमीटर कर रहे हो। ब्रह्मोस की रेंज अभी 290 किलोमीटर है, आप उसको बढ़ाकर 700 किलोमीटर करने जा रहे हो और कह रहे हो कि आने वाले समय में जो ब्रह्मोस है, अभी ब्रह्मोस की जो स्पीड है वो 2.8 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट है, आने वाले समय में वो 5 to 7 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट होगी, हाइपरसोनिक मिसाइल होगी। इसी माफिक बहुत कुछ और इक्विपमेंट आप बना रहे हो देश में, जैसे एंटी टैंक 3rd जनरेशन एंटी टैंक मिसाइल नाग बना रहे हो, फिर भीषम टैंक बनाना शुरू कर दिया है, और मार्क 2 जो बनाने जा रहे हो वो वास्तव में सोवियत यूनियन का बनाया हुआ T-90 से भी सुपीरियर है। लेकिन उसके अंदर और भी दुनिया है जिनको कोशिश की जा रही है कि मार्क अर्जुन जो बनाया मार्क 1 में, उसमें तकरीबन 96 चेंजेस किए गए। अभी मार्क 1 और मार्क 2 में 14 और किए जाएंगे, जिसके वो शायद दुनिया का सबसे अव्वल टैंक बन सकता है। इसी माफिक नई प्रकार की गन धनुष इज अ ह्यूज इम्प्रूवमेंट ओवर द बोफर्स गन। उसकी रेंज, उसकी एक्यूरेसी, हर एक चीज़ बढ़ गई है बाय 25%। इसी माफिक अपने कई प्रकार के नए गन्स, ए टैग्स है, तो हिंदुस्तान के अंदर मीडियम गन बना रहे हो। अब में दुनिया के 8 से 10 ही देश है जिनमें ये काबिलियत है। हिंदुस्तान की ये तमाम चीज़ें जो है प्राइवेट सेक्टर बड़े पैमाने पर खुल के आगे आ रहा है, और प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर्स का और डिफेंस PSUs का आपसी तालमेल है, इसमें बढ़ोतरी हो रही है। गवर्नमेंट हर प्रकार से ताकत दे रही है, सपोर्ट दे रही है, लेकिन चाइना की ज़बरदस्त हमारे खिलाफ लीड है। पाकिस्तान, एज आई से अगेन, पाकिस्तान डज नॉट स्टैंड अ चांस अगेंस्ट इंडिया। पाकिस्तान में कोई क्षमता ही नहीं है, काबिलियत नहीं है हिंदुस्तान के आगे 48 घंटे भी टिकने की, और पाकिस्तान जानता है। तभी अगर आप देखते हो इमरान खान हर दूसरे दिन न्यूक्लियर वॉर की धमकी देते हैं। उनके तमाम प्रधानमंत्री हैं, डिफेंस मिनिस्टर्स हैं, उनके रशीद इंजीनियर रेलवे मिनिस्टर थे, हिंदुस्तान को न्यूक्लियर की धमकी दे चुके हैं। कहा कि हमने ये शब बरात के लिए नहीं, और मोदी जी ने वास्तव में इलेक्शन रैली के अंदर कहा कि हिंदुस्तान के भी जो न्यूक्लियर हथियार हैं वो दिवाली के पटाखों के लिए नहीं है। और पाकिस्तान जानता है कि अगर गलती से उसने हिंदुस्तान के खिलाफ एक भी न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया तो विद इन 10 मिनट पाकिस्तान विल सीज टू एग्जिस्ट। हिंदुस्तान में क्षमता है कंप्लीटली वाइप आउट कर देगा पाकिस्तान को। लेकिन चाइना जो है हिंदुस्तान से बहुत आगे गया है, क्योंकि 1949 से लेकर लगातार चाइना ने जो दुनिया का सबसे बड़ा सुपर पावर था अमेरिका, उसको दुश्मन नंबर 1 समझा, और वो अपनी 1949 से तैयारी कर रहे हैं अमेरिका को पिछाड़ने के लिए।
उनका डिफेंस बजट हमसे 3.5 से 4 गुना बढ़ा है। सो 30-35 साल में जो उन्होंने बढ़ोतरी है, फिर उनकी जो इस समय जीडीपी है $40 है, 2.8 ट्रिलियन। तो उनका 1% ऑफ जीडीपी में बहुत पैसा होता है, हमारा 1% जीडीपी उससे बहुत कम होता है। उसके बावजूद हिंदुस्तान की कोशिश है कि अपनी इकोनॉमी को जल्दी जल्दी 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाए, ताकि आपके पास डिफेंस में पैसा हो। इस समय देश के सामने बहुत ही चुनौतियां हैं, पेंडेमिक की चुनौतियां, हर साल फ्लड्स आते हैं, हर साल साइक्लोन्स आते हैं, पैसा लिमिटेड है। कोशिश की जाए तो उस लिमिटेड पैसे में जितना कर सके उतना कर सके। हमारे देश के बच्चों में, हमारे देश के युवकों में बहुत ज़बरदस्त दिमागी शक्ति है। अगर आप देखो, दुनिया के 200 से ज़्यादा लीडिंग कंपनीज हैं, उनके प्रेसिडेंट्स जो हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स हैं, हिंदुस्तानी हैं। हम अगर उनको उसी प्रकार का उनके ऊपर विश्वास दे रखें, उसी प्रकार का उनको सपोर्ट दे, तो हिंदुस्तान हर हालत में विद लिमिटेड रिसोर्सेज चाइना का सामना कर पाएगा। विश्वास बहुत जी जब मोदी सरकार पहली बार आई थी 2014 में, तो हमारे देश में सही प्रकार का डिफेंस नहीं था। अरुण जेटली जिनको बनाया गया, उनको डिफेंस के बारे में कोई इंटरेस्ट नहीं था, कोई इंक्लिनेशन नहीं थी, कोई उनके नॉलेज नहीं थी। उनको वित्त मंत्रालय भी दिया गया और डिफेंस में दिया गया। एक कॉन्क्लेव में मैंने साफ उनसे पूछा कि क्या आप दोनों को सही प्रकार का सपोर्ट दे सकते हैं? उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा फिर व्हाई यू कंटिन्यू टू बी डिफेंस मिनिस्टर? उन्होंने कहा ये प्रधानमंत्री की डिसीजन है किसको डिफेंस मंत्री रखना है। उसके बाद जब उनको हटाया गया तो सीतारमन जी को बना दिया गया, जिनको वंस अगेन ABCD का मालूम नहीं था। फर्स्ट 5 साल में वो डिफेंस को वो इम्पोर्टेंस दी नहीं गई जिसकी आवश्यकता थी। इट्स ओनली इन द सेकंड 5 years पीरियड ऑफ हिज दैट देश के पास अभी बड़ा मजबूत रक्षा मंत्री है जो नॉलेजेबल है। दूसरा वो हेट है। तीसरा वो अपनी बात जो है मोदी से मना सकते हैं, उनको डिफेंस के ऊपर भरोसा है। उन्होंने एज अ होम मिनिस्टर पैरामिलिट्री फोर्स बहुत बड़े पैमाने पर उछाला, और अभी बड़े पैमाने पर अगर आप देखो कि रक्षा मंत्री बनने के बाद में जितनी डिफेंस प्रोक्योरमेंट डील्स हुई हैं, तकरीबन 3 से 4 ट्रिलियन रुपए की हुई है। तो 200 नए प्रपोजल्स को हिंदुस्तान ने एक्सेप्ट किया है। ये पिछले 2.5-3 सालों में जो प्रपोजल्स हमने एक्सेप्ट किया पिछले 20 साल से ज्यादा। इससे साफ तौर पर नजर आता है कि इरादा है, तमन्ना है, जोश है, दम है, और हिंदुस्तान का प्राइवेट सेक्टर जो है वो उस जोश के काबिल है, उस अवसर के काबिल है। आप उनको मौका दीजिए, जो मौका अभी तक उस पैमाने पर नहीं दिया गया जिसकी आवश्यकता है। वास्तव में बड़ा लाजमी है कि हम कंपटीशन विद इन द बिटवीन द डिफेंस PSUs और ये जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज हैं एंड द प्राइवेट सेक्टर। आप देखो कि हर समय प्राइवेट सेक्टर जो है टाइम, कॉस्ट रन, एफिशिएंसी, कैपेबिलिटी में इनको भी करेगा। जी जी। और बड़ा लाजमी है कि जो इतने 60-70 साल से DRDO ने, इसरो ने, HAL ने, BL ने टेक्नोलॉजीज हासिल की हैं, वो टेक्नोलॉजीज ट्रांसफर करें विद इन द कंट्री टू द प्राइवेट सेक्टर। अभी गवर्नमेंट के हुक्म के बाद वो ट्रांसफर होनी शुरू हो गई है, लेकिन कहा जाता है नॉलेज इज पावर, इंफॉर्मेशन इज पावर। उस माफी वो ट्रांसफर नहीं किया जा रहा जिस माफी की आवश्यकता है, इसलिए गवर्नमेंट को डंडा चलाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बताया सर आपने। और जैसे कि अभी जिस इशू को लेकर हमने बातचीत की कि रक्षा उपकरण और आत्मनिर्भर भारत का जो सपना है मोदी सरकार का, कहीं ना कहीं उसको लेकर ये बड़ा बदलाव है रक्षा क्षेत्र में, और इसकी सराहना की जानी चाहिए। और इससे रक्षा सहयोग और रक्षा में हम कह सकते हैं एक अलग प्रकार का बदलाव देखने को भी मिलेगा। सर, आप इस पेंडेमिक में हमारे इस न्यूज़ चैनल यानी न्यूज़ लाइव 2.0 पर जुड़े और फेसबुक लाइव के माध्यम से जुड़े, इसके लिए मैं आपका सर बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने टाइम निकाला हमारे लिए, और एक रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर आप हमारे इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में शिरकत की आपने। इसके लिए सर मैं बहुत बहुत आभारी हूँ सर आपका। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच सर।
थैंक यू।